मीटिंग जो है वो इसको इन डेप्थ समझें। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने एक बैकएंड को सिर्फ नेटवर्क टैब्स में ही जाके एक्सपोज किया। आप लोग काफ़ी टाइम से जो है वो एपीआईज वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होगी कि आप जब भी अपनी कोई एपीआई की रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको शो होती है आपके ब्राउजर में। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। अब अगर मैं इसको जूम करूं ना, ये मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट है। आप सब आई होप इस चीज से वाकिफ होंगे। यहाँ पे एक टैब है नेटवर्क्स का, ये देखें चौथे नंबर पे जिसपे मेरा कर्सर भी है। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया ना, तो ये एक मेन और एक ऐसी विंडो है जहां से चीजें जो है वो एक्सपोज होती हैं। अभी जब आप घर जाएंगे ना, तो आपका फ्रंट एंड जब भी आपके बैकएंड पे रिक्वेस्ट करे, तो आप इसको ओपन कीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ राइट साइड में है ना, आपको एक्चुअल एपीआई दिखेगी अपनी के कौन सी कॉल हो रही है, जैसे /API/registration। आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसी के राइट साइड पे यहाँ पे एक और सब विंडो खुलेगी जिसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हो। और एक्चुअल में आप जाके जब अपने बैकएंड से वो उन दोनों चीजों को वेरीफाई करोगे ना, वो दोनों चीजें सेम होंगी। तो आपको अपना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो सिक्योर करना है, आपको अपना स्टेजिंग भी जो है वो सिक्योर करना होता है। तो आप जब यहाँ देखेंगे ना, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शो होगी। तो अभी एक डेवऑप्स इंजीनियर है, ये बैठे, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने एक ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को उसका पूरा बैकएंड निकाल लिया और उसकी सारी डेटाबेस के रिकॉर्ड्स जो है वो इनके सिस्टम पे शो होने लगे। तो ये एक बहुत सेंसिटिव और एक खतरनाक चीज है। रेट लिमिटिंग बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जो इनको हायर डायमेंशंस पे ही जो है वो डिस्कस की। तो इसीलिए जो मैंने पहली बात कही थी कि अगर ये जो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन है, रेट लिमिटिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्टडी करो। स्टडी करने से पहले एक चीज अपने जहन में बिठा लो कि ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स किस चीज के लिए हैं, आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए। आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए ये चीज आप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले एक चीज, अभी हम डॉकर वगैरह क्यूबरनेटिस पढ़ रहे थे, तो काफी स्टूडेंट्स का, मेजॉरिटी का स्टोरेज का बड़ा मसला आने लगा था कि भाई हमने सारे कंटेनर उड़ा दिए, इमेजेस हटा दी, सी ड्राइव फ्री होके ही नहीं दे रही। तो कल मैंने भी इस इशू को फेस किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारी संडे क्लास की रेपोजिटरी में ही, ये देखिए संडे आफ्टरनून Q4, एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है, डिस्क स्पेस यूटिलिटी। यानी जो इशू मैंने कल फेस किया, सब फेस कर रहे हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप जब इसकी डिटेल में जाएंगे ना, इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है हम डॉकर भी यूज़ कर रहे हैं, हम 2 साल से npm भी यूज़ कर रहे हैं Next.js के लिए। हमने Q3 से लेके आज तक रोज़ाना UV पैकेज मैनेजर को भी यूज़ किया। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें भैया जो है ना, हमारा कैशिंग मैकेनिज्म आपको पता है ना, ये सब जो है वो हमारा ऑक्यूपाई हो जाता है। अब जब मैंने डॉकर को डिलीट किया ना, उसकी इमेजेस को और उसकी तमाम तर कंटेनर्स को, तो देखिए ये जो डॉकर वर्चुअल डिस्क है ना, इसका साइज मेरे पास क्या है, 34 GB। यानी मेरे तमाम, अच्छा ये स्टोरेज उस वक्त आ रहे जब मेरे कंटेनर्स भी मैंने हटा दिए थे और सारी इमेजेस भी हटा दी थी। मैंने प्रोन की कमांड भी चला दी थी। मैंने आपको बताया कि भाई प्रोन की कमांड चलाओ तो सब क्लियर हो जाएगा। कल मैंने एक और चीज सीखी कि भाई आप प्रोन की कमांड चला भी दो, तो एक डॉकर data.vhdx यानी वर्चुअल डिस्क नाम की एक फाइल होती है, जो इटसेल्फ मेरे लैपटॉप में 34 GB की थी। फिर मैं और चीजें मैंने देखी, मैंने कहा भाई मेरे टेम्पररी फाइल्स भी जो है ना, वो 12.5 GB था। फिर मैं और आगे गया, तो
तो npm और yarn जैसे यूवी रन है ना, यूवी पैकेज मैनेजर है, वैसे जावास्क्रिप्ट में भी दो आते हैं। npm का तो आपको पता है, वैसे एक yarn कैशिंग भी होता है। ये इटसेल्फ एक की 9.3 जीबी कैशिंग थी, एक की 8, सिर्फ कैशिंग ही इनकी 9 और 8 17 जीबी थी तकरीबन। फिर मैं और आगे गया तो यूवी की कैशिंग भी मेरे पास तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 जीबी था। तो मेरे पास कल सी पार्टीशन में ना सिर्फ 17 जीबी रह गया था। जब मैंने इसको क्लीन किया ना तो वो 17 से पहुंच गया 75 के ऊपर, यानी अब अंदाजा लगाए तकरीबन 53-55 जीबी मेरा सिर्फ इन फजूल चीजों ने रोक के रखा हुआ था। और मैंने ये सारा काम क्लाउड कोड से ही करवाया, मैंने तो किया नहीं। लेकिन आप सपोज अगर क्लाउड कोड नहीं है या उसने रेट लिमिटिंग आपके पे लगा दी है, तो मैंने एंटी ग्रेविटी से भी, अली भाई बोल रहा हो सकता है मैंने नहीं किया, ये कह रहे हैं इन्होंने एक हफ्ते पहले किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, रीड भी में सारे स्टेप्स रख दिए कि आपको किस तरह इसको क्लियर करना है, किस तरह इन चीजों को चलाना है। और यहाँ पे पहले 2 फाइल्स में मैंने वो स्क्रिप्ट भी रख दी है जो आपको हेल्प करेगी। अब इसको आप क्लोन करें और इस फाइल पे ले जाके राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करें, क्या करना है वो हर चीज इस readme.md में मैंने लिखी हुई है। तो अगर आप में से कोई स्टोरेज का इशू फेस कर रहा है तो इस चीज को जाके लाजमी जो है वो देख ले, सही है। इससे आपका, अगर आप डॉकर की वो एक्सटेंसिव फाइल हटाएंगे ना, तो मैंने ये चीज भी लिख दी कि उससे आपके डॉकर इंजन पे, WSL पे कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही ट्रीट करेगा आपके डॉकर को कि जैसे अभी अभी डॉकर इंस्टॉल किया है आपने, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज थी। नाउ मूविंग ऑन टू वन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फिर आपकी एप्लीकेशन की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और वो टॉपिक क्या है, टेस्ट केसेस। क्या है वो आपका टॉपिक, टेस्ट केसेस। टेस्ट केस क्या होता है, अमीन भाई शायद आपको किसी एक मौके पे बता के भी गए थे। सर बैकएंड के टेस्ट पास करवा देना। पाईटेस्ट का नाम सुना है आपने? यस सर। पाईटेस्ट क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर या एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी जो आपको टेस्ट केसेस लिखने में हेल्प करती है। इसको हम यूं समझते हैं, पता है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में या कोई भी फीचर जब आपको पुश करना हो, यूजर्स के लिए अवेलेबल करना हो, तो कंपनीज में क्या होता है, मामला यह है कि जब भी आप एज अ डेवलपर कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो आपको उसके टेस्ट केसेस लिखने ज़रूरी होते हैं, नंबर 1। अब टेस्ट केस में क्या होता है, टेस्ट केस में ये चीज़ लिखते हो आप कि भाई आप एज अ डेवलपर अगर आपने कोई काम किया है तो क्या वो सही से चल रहा है या नहीं, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आ रहा है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने आज से 1-1.5 साल पहले जो Q2 में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, आप उसको दोबारा से स्टार्ट करें अपने लोकल सर्वर पे या इवन वर्सल पे, आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वो एप्लीकेशन चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। हर एक इंजीनियर को ये डाउट आता है। मैं ये नहीं कर रहा आपको अपने काम पे कितना कॉन्फिडेंस है, काम कितना अच्छा किया, वो तो ऑफ कोर्स एक अलग डिबेट है, लेकिन हर एक इंजीनियर को ये डाउट तो आएगा ही आएगा कि भाई 2 साल से जिस एप्लीकेशन को हाथ नहीं लगाया, अगर दोबारा उसकी फाइल खोलनी पड़े तो क्या वो एप्लीकेशन चलेगी भी या नहीं। जो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, अब इस अल्फाज को ध्यान में रखिएगा, आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, अभी वो तमाम तर चीजें सही काम कर रही होंगी या नहीं, ये डाउट हर इंजीनियर के माइंड में जरूर आता है। और जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए भाई। जिस चीज को आपने 1-1.5 साल 2 साल से हाथ नहीं लगाया, उसको ओपन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है
अब क्या करें? इसकी बेस्ट अप्रोच ये है, एक तो आप मैनुअल टेस्टिंग करें कि भाई आपने उसको स्टार्ट किया या वर्सल पे गए, उसका सर्वर स्टार्ट किया और फिर आपने हर चीज़ टेस्ट की कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, पेमेंट की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा आपको? मैनुअली टेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हम इस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई अभी आपने हैकाथॉन मनाया, सही है, सपोज 2 महीने बाद आपको एक इंटरव्यू की कॉल आती है कि भाई आपका XYZ जगह पे इंटरव्यू है, या अचानक से क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। जाहिर सी बात है, आपने हैकाथॉन बनाया है तो वो आपने शो किया होगा, इसी बिहाफ पे उसने आपको एलिजिबल समझा ना कि नहीं यार ये लड़का या ये लड़की मेरे काम की है। अब वो आपसे कहता है लाइव मीटिंग में कि चलो भाई अपनी एप्लीकेशन चला के दिखाओ, और अगर आपकी एप्लीकेशन लाइव मीटिंग में क्लाइंट के सामने क्रैश हो जाए तो क्या ये अच्छी चीज़ है? यस और नो? अब आपको सपोज ये याद भी नहीं है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं। अब जब आप एक पुरानी एप्लीकेशन खोलते हो ना तो आपको तो पहले आधा 1 दिन 2 दिन यही चीज़ गैदर करने में चले जाते हैं कि मैंने इसमें काम क्या क्या किया है। सही है, हमने इसमें काम ही क्या क्या किया है, हमें तो यही नहीं पता तो हम टेस्टिंग क्या करें? भाई टेस्टिंग के लिए तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि काम क्या हुआ हो। भाई अगर आप एक डिश बना रहे हैं तो आपके घर वाले आपसे ये कहते हैं ना इसको चख कर बताओ कि कहीं इसमें नमक ज़्यादा है या नहीं है, इसमें मिर्चें ज़्यादा है या नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं आपको एक, अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई इस डिश को चखो, तो 1 सेकंड के लिए आप मुझसे सवाल करोगे ना भाई चख के बताना क्या है मुझे। भाई चखना तो है उस डिश को, लेकिन मैं रिमार्क्स क्या दूं उसको चखने के बाद? आप ये सवाल करोगे कि नहीं? यस और नो? यस। ये सवाल आपका बनता है कि भाई मुझे मिर्चें टेस्ट करनी है, नमक टेस्ट करना है, या चिकन सही से गला नहीं गला ये टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है इसको टेस्ट करने के बाद? मैं आपसे कहता हूँ जैसे आप मैकेनिक के पास जाते हैं, बॉयज़ अक्सर जाते होंगे, आपने कहा मैकेनिक को भाई जा इस बाइक को चला के लिए चेक कर इसमें क्या मसला है। मैकेनिक भी आपसे पूछेगा ना भाई इतनी बड़ी बाइक है, इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, क्या चेक करूं, क्या टेस्ट करूं? तो सबसे पहले तो टेस्टिंग के लिए आपको वो फीचर्स पता होने ज़रूरी है जो आपने अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किए। अब जाहिर सी बात है वो ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन में हो सकता है आपने कोई छोटा सा एक ऐसा फीचर लगाया हो जो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है वो आपको याद ना हो। या पेमेंट, हो सकता है उस वक्त आपसे पेमेंट की फंक्शनैलिटी में बहुत एरर आ रहे हो, आपने जुगाड़ लगा के जैसे जैसे कर दिया वो चलने लगा, 2 साल बाद आपको याद ही नहीं आपने क्या जुगाड़ लगाया था। अभी आप इतने हैकाथॉन बना रहे हो, सपोज चैटबॉट का मसला है, या चैटबॉट में आपने जेमिनी की API की रखी है, आपको पता ही नहीं है, अगर 2 हफ्ते बाद या आज मैं अभी बोलूँ अपने जो वो चैटबॉट खोलो, आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि भाई ये चैटबॉट आज चलेगा भी या नहीं। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि फ्यूचर में, अब ये बहुत सारे सिनेरियोज में से एक सिनेरियो है कि आप फ्यूचर में हमेशा रिलैक्स रहो। जब भी आप टेस्ट केस लिखते हो ना तो आप क्या करते हो, ये श्योरिटी देते हो अपने आप को कि मेरी एप्लीकेशन के टेस्ट केस अगर पास हो रहे हैं, टेस्ट केस में 2 चीज़ें होती हैं, या टेस्ट पास होते हैं या फेल। और जाहिर सी बात है ऑफकोर्स जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे या स्कूल में जब भी आपने कभी एग्जाम दिया या टेस्ट दिया है तो आपको उसमें पास होना लाजमी था। अगर आपने मैट्रिक किया, सही है, यहाँ पे सब तो मैट्रिक पास तो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आज मुझे प्रूफ दो कि आपने मैट्रिक किया है या नहीं, आप क्या करेंगे? मार्कशीट दिखाएंगे। मैट्रिक की मार्कशीट दिखाएंगे। मैं आपने कहा भाई मैंने XYZ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, तो मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ, या तो मुझे सारे एग्जाम जो 4 साल में तुमने दिए ना अभी दे के दिखाओ, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ बताओ मुझे जिससे 5 मिनट में ये प्रूव हो जाए कि तुमने फला यूनिवर्सिटी से फला डिग्री की। आप क्या करोगे? मुझे ऑफकोर्स वो डिग्री शो कराओगे। सही है। अगर आप वो 4 साल का कोर्स, वो एग्ज़ाम, वो क्विज, वो थीसिस, वो पता नहीं क्या क्या, अभी अगर मुझे दिखाने बैठो तो मैं बोलूँगा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और आपके लिए भी ये इम्पॉसिबल है। तो
होता क्या है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, वो उस बात का प्रूफ है कि आपने 4 साल जो ख्वारी की है वो सही से पास हुई है। मैट्रिक की मार्कशीट क्या है, वो चीज प्रूव है कि भाई आप मैट्रिकुलेटेड हो। तो अब अगर फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने एप्लीकेशन लिखी है, चाहे कोई दूसरा पूछे या आपको श्योरिटी चाहिए हो, तो जैसे आप मुझे डिग्री दिखाओगे ना, आप मुझे डिग्री दिखाओगे, आप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या एआई एप्लीकेशन के केसेस में आप टेस्ट केसेस लिखते हो। क्या करते हो आप? टेस्ट केसेस। जो इंपॉर्टेंस किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन की है ना, डिग्री या सर्टिफिकेशन क्या चीज प्रूफ करती है कि आपने फला चीज में महारत हासिल की है, चाहे 2 दिन बाद चाहे 2 घंटे बाद। ये एक सिनेरियो है कि आप तो सबसे पहले अपने आप को ये प्रूफ दें कि मेरी एप्लीकेशन सही चल रही है। ये बहुत सारे सिनेरियोज में से एक सिनेरियो है। दूसरी चीज, अब एक प्रोडक्ट है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इवन दराज है, ठीक है। अब इस पे एक डेवलपर या एक इंजीनियर तो काम करता नहीं है, हजारों लोगों की टीम है। या इवन के सपोज आपको अगर कोई हायर करता है, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाएगा ना, वो फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब होता है जीरो से ही बनवाएगा। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में हायर हो जाओ जहां पहले ही सेम प्रोडक्ट पे 4 या 40 या 400 लोग काम कर रहे हैं। अब इस तरह जब एक चीज पे मल्टीपल लोग काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक डेवलपर की वजह से दूसरे डेवलपर का काम खराब हो जाए या हिल जाए। और ये होता ही है, रोजाना होता है। इस चीज को श्योर करने के लिए कि भाई किसी भी डेवलपर की वजह से किसी दूसरे का काम खराब ना हो, आप इस वजह से भी टेस्ट केसेस जो है वो लिखते हो। तो टेस्ट केसेस हम क्यों लिखते हैं? बहुत सारे रीजंस में से 2 रीजन, कि एक तो अपने आप को श्योरिटी देना कि भाई मेरी चीज सही चल रही है, चाहे मैं 2 मिनट बाद टेस्ट करूं, 2 महीने बाद या 2 साल बाद। सबसे पहले टेस्ट केसेस का क्या फायदा है? श्योरिटी टू योर सेल्फ दैट ऑल योर फीचर्स आर वर्किंग करेक्टली। ठीक है। दूसरा क्या है? टेस्ट केस क्या होता है भाई? या पास या फेल। पास या फेल यहाँ नहीं लिखते, पास या फेल यहाँ लिखते हैं, और टेस्ट केस यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब सर्टिफिकेशन हमने क्या एग्जांपल डिस्कस की वो आपको पता है, अभी मैं यहाँ से ब्रैकेट में इतना लिख रहा हूँ। ठीक है। श्योरिटी एक तो सबसे पहले अपने आप को कि हाँ भाई मेरी चीज सही चल रही है। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो गया आपका, तो इसका क्या मतलब है कि आपके फला फीचर में अब एक मसला आ चुका है। इसका मतलब ये फीचर सही नहीं चल रहा। हो सकता है आपकी पूरी एप्लीकेशन सही चल रही हो, लेकिन जब यूजर पेमेंट करने जाए उसकी पेमेंट फेल हो जाए, सही है, उसकी क्या हो जाए? पेमेंट फेल हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार, मेरे पेमेंट का जो मॉड्यूल है या पेमेंट का जो फीचर है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये कि भाई श्योरिटी अपने आप को, और दूसरा ट्रेड ऑफ फॉर अदर इंजीनियर्स। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? यही जो अभी मैंने बात की, एक के काम की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। एक इंजीनियर की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। भाई हो सकता है कि एक, अब मुझे एक बात बताएं, लॉगिन की फंक्शनैलिटी है या पेमेंट करने की फंक्शनैलिटी है, अब ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। अभी जो हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनाई वो कैसे बनाई? यूजर नेम और पासवर्ड से। अभी जो हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी 2 पिछली क्लास में बनाई वो कैसे बनाई? यूजर नेम और पासवर्ड से। क्या लॉगिन करने का एक यही तरीका है?
लॉगिन करने का क्या एक यही तरीका है। हो सकता है कोई फेस डिटेक्शन भी कर रहा हो, कोई क्या कर रहा हो, फेस डिटेक्शन भी कर रहा हो। फेस डिटेक्शन का क्या मतलब है कि आप अपना चेहरा दिखाओ और आप लॉगिन हो जाओ। हो सकता है कोई सिंपल स्ट्रेट, अभी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉगिन है ना, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन। अगर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब कि आप अगर लॉगिन करने की ट्राई करो तो पहले आपके अकाउंट पे ईमेल आए, जैसे जीमेल पे ईमेल आता है ना, कि वहां जाके वेरीफाई का बटन क्लिक करो तो यहाँ